नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट सिंपल, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो इसमें हम मोटा मोटा ये जानेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन वैज्ञानिकों ने क्या सिद्धांत दिए और कौन सा सर्वमान्य है। तो ये सभी क्वेश्चंस और साथ ही साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बताते चलूँगी। तो सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति, इसके संबंध में अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। तो इनका नाम काफ़ी आता है एग्जाम्स में भी, कई प्रीलिम्स में कई बार एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो भी क्वेश्चंस बने हैं इन फ्यूचर। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो गणितज्ञ लाप्लेस ने। तो लाप्लेस होगा ऑप्शन में, आपने लाप्लेस को मार्क करके आना है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। बाद में 1900 में चैम्बरलेन और मोर्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इसके अलावा निहारिका परिकल्पना के अलावा भी कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ अलग अलग थियरीज थी सबकी। तो उन्होंने यह भी माना कि हो सकता है सूर्य के अंदर से ही कुछ पदार्थ निकला, कुछ मैग्मा टाइप का पदार्थ निकला, जो कि धीरे धीरे संघनित हो गया और ग्रह, आज के ग्रह उसी का स्वरूप उन्होंने माना। तो आगे भी कई सारे सिद्धांतों को दिया गया है। तो आप ये पढ़ सकते हैं इसमें कि किसे सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हेराल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आगे कर रही हूँ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब आधुनिक सिद्धांत देखते हैं। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। मैं हाईलाइट करते चलती हूँ। कहा जाता है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे हूँ और सॉरी, तो यहाँ पे आ गए हम। तो यहाँ पे एडविन हब्बल ने कुछ प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही थी। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जहाँ पर भी जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट और पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको वो समझाते हुए चलूँगी। बिग बैंग सिद्धांत, हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे इसे विस्तार में पढ़ाना चाहिए तो ये आप लोग मुझे कॉमेंट्स करके बताएंगे कि मैम आप इसे विस्तार में पढ़ाएं, तो मैं आपको इसको विस्तार में पढ़ाऊँगी। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ है। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहत विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। यहाँ पे पॉइंट नोट करना, ये वाला क्वेश्चन बनता है कि बिग बैंग थ्योरी कब की घटना कब हुई थी। तो आपको मार्क करना है 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहत विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी, तो हॉयल ने दी। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं।
यानी ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत जो दिया गया था तो उसी को माना जाता है, उसी के पक्ष में काफ़ी वैज्ञानिक थे। तो आगे पढ़ते हैं हम। आगे है तारों का निर्माण। तो तारों का निर्माण पढ़ेंगे। इसमें है प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था, तो घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना। यह एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में भी मापी जाती है। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आकाश गंगा किससे मिलकर, किस एलिमेंट से मिल, क्या एलिमेंट आकाश गंगा में मेनली पाया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। तो क्रमशः इस बढ़ती हुई नीहारिका के गैस में झुंड विकसित हुए। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ऐसा विश्वास किया गया है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि तारों का निर्माण लगभग, कई बार असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप एनसीईआरटी इसलिए भी पढ़ी जाती है कि असर्शन एंड रीज़न जो आते हैं कई बार, तो उनको सही से टैकल किया जा सके एग्ज़ाम में। तो आपने यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है क्या बात कही जा रही है, इसीलिए मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट्स भी करती चल रही हूँ। तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट छोटा सा नोट है। प्रकाश वर्ष समय का नहीं वरन दूरी का माप है। कई बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका माप होता है, तो आपको इसमें दूरी मार्क करके आना है। ठीक है, और इसकी कई बारी एक प्रकाश वर्ष के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो प्रकाश की गति तो आप सबको पता ही होगी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इसमें यह कि कितने किलोमीटर के बराबर है, 9.46 10 की पावर 12 है, ये 12 किलोमीटर के बराबर है। तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आपने देखते चलना है। आगे बढ़ेंगे। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, अब इसको जान लेते हैं। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ, और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले संसर्जन प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। अंतिम अवस्था में अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंडों ग्रहों के रूप में बने। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है सौरमंडल। सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। तो यहाँ से भी ये कई बारी आ जाता है, सर्शन एंड रीजन में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि निहारिका को सौरमंडल का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। तो यहाँ से आपने ये भी देखते चलना है। उसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत में लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। वह ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड हैं जैसे क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े जिन्हें हम बोलते हैं धूमकेतु में बृहत मात्रा में धूलिकण व गैस है। इन 8 ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के बीच पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देना गाइस। यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बारी बन चुका है कि 8 ग्रह में पृथ्वी, मंगल और ये जो 4 ग्रह होते हैं हमारे
मंगल तक, वो हमारे भीतरी ग्रह कहलाते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है, पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। तो पार्थिव ग्रह भी टेरेस्ट्रियल ग्रह और आउटर प्लैनेट्स किसे बोलते हैं, 4 अन्य आउटर प्लैनेट्स होते हैं। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही सैलों और सॉरी शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। तो ये समझ में आया होगा, ये भी कई बारी क्वेश्चन बनते हैं। अन्य 4 ग्रहों को जोवियन या विशाल ग्रह भी कहते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रह से विशाल है और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों को निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले समय में हुआ। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि कब से उसको ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 से, तो उसको हम बोने ग्रह के रूप में जानते हैं 2006 से। तो आगे बढ़ेंगे, इसमें से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने हैं, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी नहीं हो सकी। जोवियन ग्रह की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर हुई। सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रह से ज़्यादा मात्रा में गैस और धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियन ग्रह से गैसों को नहीं हटा पाई। पार्थिव ग्रह के छोटे होने से उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे निकली हुई गैस इन पर रुक नहीं सकी। तो कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि जो भी पार्थिव ग्रह थे उनमें तो सूर्य से जो सौर हवा आई उसने सारी की सारी गैसें उड़ा दी, लेकिन जो दूर के ग्रह थे उनमें से वो ज़्यादा कुछ हटा नहीं पाए, तो इसलिए वो भारी और बड़े ग्रह रह गए और जो पास के ग्रह हैं वो छोटे और कम घनत्व वाले ग्रह रह गए। तो इसी प्रकार अब आता है चंद्रमा। देख लेते हैं कितने पेज हो गए हैं हमारे। तो अभी थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है, मैं मोटा मोटा देख लेती हूँ, यदि होगा तो मैं उसको आपको हाईलाइट करके बता दूँगी। नहीं, आई थिंक इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जो आने लायक हो। पृथ्वी का उद्भव। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस कि हमारा जो वायुमंडल था वो कैसा था, विरल था, विरल था, और वो किस चीज़ से बना था, हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। तो ये हीलियम हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। तो कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ होगा। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। तो अब है पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो इसको अगले चैप्टर में कवर किया गया है, मैं उसको आपको पढ़ाऊंगी इसी तरीके से। तो स्थल मंडल का विकास, इसमें देख लेते हैं कि स्थल मंडल का विकास किस तरीके से हुआ है। उसके बाद कुछ ये भूवैज्ञानिक काल मापक्रम दिए गए हैं। प्रकार से यहाँ पे मापक्रम दिया है। तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, मैं आपको इम्पोर्टेंट हाईलाइट करा देती हूँ। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है कि डायनासोर कब विलुप्त हुए थे, कौन से काल में डायनासोर विलुप्त हो गए थे।
सॉरी काम नहीं कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा क्रिटेशियस युग, कल्प। ठीक है, तो जैसे डायनासोर का युग कौन सा था, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है, तो जुरासिक युग था डायनासोर का। ठीक है, तो ये हमने रखना है। ये चल नहीं रहा है, सॉरी, 1 मिनट, तो ये चल नहीं रहा है, ये जुरासिक हो जाता है। ठीक है, ये, और उसके बाद इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट कुछ बना, वन कार्बन सूर्य की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बन जाता है कि कितने अरब वर्ष पहले हुई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कितने अरब वर्ष हुई थी, 13.7 अरब वर्ष। सॉरी गाइस, ये काम नहीं कर रहा है, 13। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ पृथ्वी के कोर के बारे में बताया गया है, जो कि अगले चैप्टर में बहुत अच्छा बताया गया है, लाइक बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो इसको हम वहाँ कवर कर लेंगे। और वायुमंडल व जलमंडल का विकास आया है, इसमें भी देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, अगर होगा तो मैं आपको बताती चलूँगी। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति, तो ये सब हो चुका है। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो पृथ्वी की आयु कितनी है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 13.7 अरब वर्ष हमने पढ़ा था इसको, 13.7 अरब वर्ष है।